नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया है। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और इस जजमेंट के ऊपर काफ़ी लीगल न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी इसके ऊपर जो है चर्चा की जा रही है। और इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस जजमेंट के ऊपर हम एक ऑलरेडी एक इंग्लिश वर्जन जो है वो बना चुके हैं, और चूँकि हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स जो हैं वो हिंदी व्यूअर्स हैं, और इसलिए उनकी सबकी सुविधा के लिए हम ये हिंदी वर्जन बना रहे हैं। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसमें बताया था कि यहाँ पर जब बेल ग्रांट की गई थी अपीलेंट को, तो उनको डायरेक्शन दिया गया था कि अगर बेल ग्रांट करते समय कंडीशन लगाई गई थी कि कहीं अपना जो लोकेशन है वो गूगल जो पिन है गूगल मैप पे, वो अपना एक गूगल मैप पे जो पिन है वो ड्रॉप करेंगे ताकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता चले कि आपकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह की जो कंडीशन लगाना वो एक तरह की आर्बिट्रेरी होगी, मनमानी होगी, फैंसीफुल होगा, और ये एक बियॉन्ड द प्रोविजन के लिए मीन्स जो कंडीशन है वो एक्सटेंड करती है बियॉन्ड देयर प्रोविजंस के ऊपर। तो ये एक तरह की एक फ्रीकिश कंडीशन है वो इम्पोज की गई है, जो अक्यूज्ड की जो प्राइवेसी है उस पर भी इफेक्ट को हनन करती है। तो इस तरह की जो कंडीशन थी, उसको बेल की जो कंडीशन लगाई गई थी उसको यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट कर दिया था, और एक कंडीशन और थी कि सर्टिफिकेट लेना होगा एम्बेसी से फ्रॉम हाई कमीशन में। इस कंडीशन को भी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिलीट कर दिया था। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं। और ये एक ऑर्डर आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक ऑर्डर है, और यहाँ पर था कि अपीलेंट जो है उनको प्रोसिक्यूट किया गया है। जो ऑफेंसेस हैं वो बताए गए हैं सेक्शन 8, 22, 23, 29 एनडीपीएस के अंदर। मीन्स उनको प्रोसिक्यूट किया गया, सजा नहीं हुई है, प्रोसिक्यूशन किया गया है एनडीपीएस एक्ट के अंदर। उनको जो अरेस्ट कर लिया गया था 21 मई 2014 को, और इसके बाद जो ऑर्डर आया था वो 31 मई 2022 को ऑर्डर आया था, जिसमें उनको बेल थी वो ग्रांट कर दी गई थी। कई टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो लगाई गई थी, और पैराग्राफ नंबर जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मींस एक पैराग्राफ नंबर 15 में एक इनका डिसीजन आया था, केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमिटी अंडर ट्रायल प्रिजन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का। तो ये अपीलेंट को भी जो है वो बेल ग्रांट कर दी गई थी, और उनको कहा था कि बेल बॉन्ड बने और 1 लाख की जो है 2 श्योरिटीज हैं वो मींस स्पेशल जज एनडीपीएस की सेटिस्फेक्शन पे वो दें। और ग्रीवियंस ये थी कि अपीलेंट की कि अपील में जो यहाँ पर ग्रीवियंस ये लगाई गई थी कि जो पटिशनर थे वो एग्रीवेट हुए थे, एक कंडीशन लगाई गई थी लर्नड स्पेशल मींस जब उनको बेल ग्रांट की गई थी तो एक कंडीशन इम्पोज की गई थी। तो उन्होंने ये बताया गया था कंडीशन क्या थी, जो लर्नड स्पेशल जज होंगे एनडीपीएस के वो उन्होंने सीज्ड कर लिया है ट्रायल नंबर 80 नंबर सो, और वो इंश्योर करेंगे कि जो सर्टिफिकेट ऑफ अश्योरेंस है फ्रॉम द हाई कमीशन ऑफ नाइजीरिया से, वो सर्टिफिकेट को लेंगे, इंश्योर करेंगे और रिकॉर्ड में लेंगे कि अपीलेंट अक्यूज्ड हैं वो कंट्री को छोड़ के नहीं जाएंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगा तो लर्नड स्पेशल जज के सामने प्रस्तुत होंगे। और जो कंप्लेंट फाइल की गई थी एनडीपीएस ने अंडर सेक्शन 8, 22, 23, 29 की, और साथ में बताया कि जो केस था सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, एक क्लॉज 4 थी, उसको इस तरह से रीड किया गया है कि जो अंडर ट्रायल जो केस जो अंडर ट्रायल अक्यूज्ड हैं जो कि फॉरेनर्स हैं और स्पेशल जज हैं, वो उनके पासपोर्ट को इम्पाउंड कर लेंगे और उनको इंसिस्ट करेंगे कि वो एक सर्टिफिकेट लेंगे एश्योरेंसेस का अपनी एम्बेसी हाई कमीशन से, जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं, और अक्यूज जो है वो कंट्री को छोड़ के नहीं जाएंगे और प्रस्तुत होंगे जब भी स्पेशल कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देगी
जब उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम इस व्यू को देखते हुए कोई भी एम्बेसी जो हाई कमीशन है वो अश्योरेंस दे सकती है, जो क्लॉज 4 के अंदर मेंशन किया गया था। क्वेश्चन ये था कि हम क्या इसको रेफर कर सकते हैं लार्जर बेंच के लिए इस रिकंसिडरेशन ऑफ क्लॉज 4 के लिए। और एक और कंडीशन थी, वो हाई कोर्ट ने ये इम्पोज की थी कि वो अक्यूज है वो एक पिन है गूगल मैप में वो ड्रॉप करेंगे ताकि वो इंश्योर कर सके जो लोकेशन उनकी अवेलेबल होगी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे उनके, ताकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता चले उनकी लोकेशन क्या है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन निकल के आया कि क्या ये राइट्स अक्यूज्ड के हनन करते हैं अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लर्नड सीनियर एडवोकेट को एक अमाइकस क्यूरी बनाया और दोनों इश्यूज के लिए, और रजिस्ट्री को डायरेक्शंस दी कि वो सीनियर काउंसिल को जो पेपर बुक है वो पूरी तरह से प्रोवाइड करें, और मैटर को लिस्ट किया 14 अगस्त 2023 को। अब दोनों काउंसिल्स मीन्स सीनियर काउंसिल को जो कि अमाइकस क्यूरी थे उनको सुना, और जो अपीलेंट के जो काउंसिल थे वो अपेयर हुए, और सॉलिसिटर जनरल थे वो भी अपेयर हुए एनडीपीएस की साइड से। अब बेल की कंडीशन क्या होती है, भले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा, सेक्शन 439 सीआरपीसी क्या कहता है कि जो स्पेशल पावर दी गई है हाई कोर्ट को और कोर्ट ऑफ सेशन को जो कि बेल ग्रांट करती है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो बेल ग्रांट करेगी अगर जो अक्यूज्ड को कस्टडी में लिया गया उसे बेल उनसे रिलीज किया जाएगा बेल पे, और अगर कोई भी ऑफेंस मेंशन किया गया है सबसेक्शन 3 437 के तहत तो उसको एक कंडीशंस है वो इम्पोज करेगी जो कि नेसेसरी होगी जो रिक्वायर्ड है उस सबसेक्शन के लिए। और कंडीशन जो इम्पोज की जाएगी मजिस्ट्रेट जब पर्सन को रिलीज करेंगे बेल को, या तो उसको सेट असाइड कर देंगे या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और प्रोविजन ये बताया गया था कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है जब भी बेल ग्रांट करेगी पर्सन को जो भी अक्यूज्ड है ऑफेंस के लिए, जो कि ट्रायबल है एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, जो ट्रायल कोर्ट में ही सेशन कोर्ट ही जिसका ट्रायल चलाएगी, और जो अगर जिसका जो ट्रायबल नहीं है तो इसकी अगर वो पनिशेबल है, ऐसी सजा के हकदार है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है, तो ऐसे में वो एक नोटिस देंगी एप्लीकेशन का जो बेल के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जब और जो रीजंस जो होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे राइटिंग में। और अगर जब ऐसे लगेगा कि नोटिस की आवश्यकता नहीं है तो ये सारे कंडीशन थे 437 के। और 437 सब पार्ट 3 जो है वो क्या कहता है, और उसको यहाँ पर ये 439 का सेक्शन था सीआरपीसी का, और 437 सब पार्ट 3 क्या कहता है जो कि कंडीशंस थी बेल की। जब ये बताया कि जब भी कोई पर्सन जब बेल किसी व्यक्ति को नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए बेल दी जाती है, तो अगर कोई पर्सन अक्यूज्ड है उस कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए जिसकी सजा हो सकती है तो 7 साल से ज़्यादा की है, और या फिर जो भी ऑफेंस है चैप्टर 6 चैप्टर 16 और चैप्टर 17 इंडियन पीनल कोड का, या फिर अबेटमेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसी, और या फिर अटेम्प्ट टू कमिट कोई भी ऐसा ऑफेंस हो उसको रिलीज कर दिया जाएगा बेल के अंदर सबसेक्शन पार्ट 1 के अंदर। तो कोर्ट जो है वो कंडीशंस इम्पोज करेगी। तो वो कोर्ट कंडीशंस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो भी व्यक्ति होगा वो जिसको बेल दी जाएगी वो अटेंड करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन जो बॉन्ड मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग उनको कंप्लाई करेंगे, और जो भी पर्सन को बेल दी गई है वो इस तरह का ऑफेंस सिमिलरली नहीं करेंगे जिसके लिए उनको जिसके लिए वो अक्यूज्ड है या सस्पेक्ट है, और या फिर कोई कमीशन हो जिसके लिए वो सस्पेक्टेड है, और कोई भी वो जो पर्सन इनको बेल दी गई है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट नहीं करेंगे, धमकी नहीं देंगे, या फिर कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे किसी व्यक्ति को। जो भी व्यक्ति इस फैक्ट से मीन्स जानकार है, इसका एक्वेंटेड विद फैक्ट्स है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि ये सारे फैक्ट्स जो हैं कोर्ट के सामने ना करें, मीन्स प्रलोभन नहीं देंगे वो, या फिर एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे। तो इस तरह की कंडीशंस थी जो कि जस्टिस के लिए रिक्वायर्ड है, तो ऐसी जस्टिस के लिए 437 सब पार्ट 3 के अंदर बताई गई थी। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम कंसर्न्ड हैं ऑफेंसेस जो एनडीपीएस के एक्ट के लिए जो कि पनिशेबल है, जिसकी 7 साल से ज़्यादा की सजा है, और प्रोविजन जो बेल का है वो मेंशन किया गया है सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट के तहत, जो कि रीड किया जाता है इस तरह से। जो सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट ये कहता है ऑफेंसेस जो है कॉजनेबल है और नॉन बेलेबल है। तो जो सेक्शन जो 437 जो एनडीपीएस एक्ट ये बताता है कोई भी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर लिखा गया है वो हर जो ऑफेंस जो है वो कॉजनेबल होता है
और जो भी पर्सन है अक्यूज है इस तरह के ऑफेंस के लिए, ऑफेंसिव अंडर सेक्शन 19 और 24 और 27 ए तहत, तो जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी की जो इन्वॉल्व की गई है तो उसको बेल पे दी जाएगी, उसको बेल पे छोड़ा जाता है, और सिर्फ बॉन्ड पे और या फिर अपने बॉन्ड पे छोड़ सकते हैं, अनलेस जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए कि इनकी एप्लीकेशन को अपोज करो। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करता है इस बेल एप्लीकेशन का, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है कि ये रीजनेबल ग्राउंड्स बनते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो गिल्टी नहीं है इस ऑफेंस का, तो इस और यहाँ पे इस तरह का ऑफेंस दोबारा नहीं करेगा वो, तब जब उसको बेल दे दी जाएगी। तो लिमिटेशन ये थे कि बेल के वो क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 इन एडिशन टू द लिमिटेशन जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर बताए गए थे। अंडर सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट में कोर्ट के पास पावर है बेल ग्रांट करने की बाय सबसेक्शन 1 सब पार्ट बी सब पार्ट 2। अगर केस बनता है एक बेल का सेक्शन 37 के तहत, तो कंडीशन जो है वो सेक्शन 437(3) सब पार्ट 3 सीआरपीसी की एप्लीकेबल होंगी। रीजन ये बताया गया है कि 52 ऑफ एनडीपीएस एक्ट ये कहता है कि जो प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी हैं वो अप्लाई करेंगे जब भी अरेस्ट की जाएगी एनडीपीएस एक्ट के तहत, जब तक कि वो जो प्रोविजन है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होते एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो मीन्स ये बताया कि सीआरपीसी के जो प्रोविजन है वही एप्लीकेबल होंगे सेक्शन 52 के तहत। अगर वो प्रोविजन जो है इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत, तब एनडीपीएस एक्ट का जो प्रोविजन होगा प्रिवेल करेगा। और कंडीशन बताए गए थे ए टू सी सबसेक्शन 437(3) का सीआरपीसी का, तो यहाँ पर पावर थी वो एडिशनल कंडीशंस भी लगा सकती है कोर्ट, जो कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में होगा। तो अब इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो सेक्शन 437 सब पार्ट 3 सीआरपीसी का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया था, एक केस हुआ था कुणाल कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। तो उसमें कोर्ट ने बताया था कि कंडीशन जो है वो किस तरह की आप लगा सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन जो है आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, फैंसीफुल नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे जो प्रोविजन का जो स्कोप है उससे बढ़ के हट के नहीं होनी चाहिए। जब इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 437 सब पार्ट 3 सी के तहत, तो ये बताया गया है गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या फिर एडवांसिंग दी ट्रायल प्रोसेस। तो इसके बारे में जो था कोर्ट ने इस जजमेंट पर रिलाई किया था। और व्यू ऑफ सेक्शन 438 सब पार्ट 2 सब पार्ट 4 ऑफ सीआरपीसी है, जब ये एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है तो कोर्ट जो है तब भी कंडीशन इंपोज कर सकता है जो सेक्शन 437 सब पार्ट 3 सीआरपीसी में बताया गया है। और इस कंडीशन को जब इंपोज करते समय जब कोर्ट है जब बेल ग्रांट करती है, तो कोर्ट ने एक जजमेंट आई थी मुनीश भसीन वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये जजमेंट का साइटेशन था वो 2009 की थी ये जजमेंट, और तो तब उसमें ये जो पैराग्राफ नंबर 10 था उस जजमेंट का वो कोर्ट ने संज्ञान लिया। उस पर कहा कि जब कोर्ट जब डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करती है, जब भी व्यक्ति को बेल पे छोड़ती है एंटीसिपेटरी बेल पे छोड़ती है, तो कोई भी हाई कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट हो, कोई भी इस तरह की फ्रीकिश कंडीशंस है वो इम्पोज नहीं कर सकती। तो फ्रीकिश कंडीशंस जो है वो इम्पोज नहीं कर सकती हैं। कई बार आपने देखा होगा जजमेंट्स में स्टेट की कोई हाई कोर्ट्स हैं वो दे देती हैं, इस तरह की कंडीशन लगा देती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये जजमेंट एप्लीकेबल है जब भी कोई बेल ग्रांट करती है, कोई इस तरह की कंडीशन लगा देती है जो कि आर्बिट्रेरी और फैंसीफुल हो या फिर कोई फ्रीकिश नेचर हो। तो यहाँ पर बताया ब्रॉडर मीनिंग जो है वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को इस तरह साइन नहीं किया जा सकता। लैंग्वेज जो यूज की गई है इन द अबव डिसीजंस, तो कोर्ट ने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि जो बेल कंडीशन जो है वो फैंसीफुल, आर्बिट्रेरी और फ्रीकिश नहीं होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्ट है कंडीशंस लगाने का वो इस तरह का होना चाहिए कि जो अक्यूज्ड है वो इंटरफेयर ना करे, ऑब्स्ट्रक्ट ना करे किस तरह की इन्वेस्टिगेशन को, और हमेशा प्रस्तुत रहे जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है, और ना ही वो एविडेंस को टेम्पर करे या फिर नुकसान पहुंचाए एविडेंस को, और ना ही वो किसी प्रकार का इस तरह का ऑफेंस करे, और रेगुलरली जो प्रेजेंट हो हमेशा ट्रायल कोर्ट के समक्ष, और कोई भी ऑब्स्टेकल जो है अड़चने ना करे, जो भी ट्रायल को कंक्लूजन जो मिस बाधित ना करे, जो अगर ट्रायल जो चल रहा है जिस स्पीड से चल रहा है उसको बाधित ना करे। कोर्ट जो है वो कंडीशन अक्यूज्ड के ऊपर लगा सकती है, और ये लगा सकती है कि अक्यूज्ड जो है कोऑपरेट करेगा इन्वेस्टिगेशन पे जब बेल ग्रांट की जाएगी बिफोर फाइलिंग ऑफ द फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट। लेकिन कोऑपरेटिंग इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं कि अक्यूज जो है कन्फेस कर ले, ये नहीं कि अक्यूज को कहो कि आप कन्फेस कर लो कि आपने कोऑपरेट किया है, चलो आप ही कन्फेस कर लो। कोऑपरेट मतलब जो बायस्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पार्शियल हो। कंडीशन इनकॉर्पोरेट की गई है जब बेल ग्रांट की जाती है, वो चारों खाने जो बताए गए हैं 437 सब पार्ट 3 के उसके साथ
होने चाहिए और बेल कंडीशन जो है वो मींस कंसिस्टेंट होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है, जो भी इम्पोजिंग कंडीशंस का। जब बेल कंडीशन को जब इम्पोज की जाती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो अक्यूज्ड के हैं वो तभी कर्टेन हो सकते हैं जब उसको कर्टेन किया जा सकता है, सिर्फ मिनिमम एक्सटेंट की आवश्यकता होगी, तभी उसी लेवल तक उसको कर्टेन किया जा सकता है। अगर अक्यूज्ड कन्विक्टेड है कॉम्पिटेंट कोर्ट पे और अगर वो सजा काट रहा है, तब भी उसके जो राइट्स हैं जो गारंटीड है अंडर आर्टिकल 21 के तहत, उसको भी हनन नहीं किया जा सकता है। और ये कोर्ट ने इस जजमेंट दी थी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस छल्ला रामकृष्ण रेड्डी की जजमेंट थी और उसके जो कंटेंट्स थे वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए पैरा नंबर 22 के थे कि उसमें बताया गया था राइट टू लाइफ जो है वो ह्यूमन राइट्स का बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो हर व्यक्ति को दिया जाता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और इवन स्टेट के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इस तरह के राइट को वायलेट करे। अगर प्रिजनर जो है अगर वो कन्विक्ट हो गया या फिर अंडर ट्रायल है और या फिर डिटेंशन है, तब भी वो ह्यूमन बींग्स मीन्स वो तब भी एक ह्यूमन बींग माना जाएगा, ऐसे नहीं कि वो ह्यूमन बींग नहीं है। और अगर उसे जेल में भी लॉन्च किया जाता है तब भी वो जेल में अपने सारे फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करेगा, जिसमें राइट टू लाइफ भी गारंटी किया गया है अंडर हमारे संविधान के तहत। अगर उससे कन्विक्शन भी हो गई है क्राइम में और उससे कन्विक्शन होने से वो उसकी जो लिबर्टी है वो डिप्राइव्ड हो जाएगी, लेकिन वो लिबर्टी डिप्राइव्ड होगी इन अकॉर्डेंस विद जो प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश किया गया लॉ के विधिवत द्वारा, उसकी जो फ्रीडम है उसी को कर्टेन किया मतलब रोका जाएगा। और लेकिन तब भी प्रिजनर जो है उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो भी तब भी जो भी बचे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो रिटेन रखेंगे। अब यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि हम इस डील कर रहे हैं अक्यूज को, जो कि अभी उसकी जो गिल्ट है वो स्टैब्लिश करनी है। अभी चूंकि वो गिल्टी नहीं है इसलिए प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस है वो अभी इस पर एप्लीकेबल होगा और उसको जो राइट्स हैं वो उसको जो भी राइट्स हैं उससे डिप्राइव नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 21 के तहत। और कोर्ट्स जो हैं उस जो बेल कंडीशन लगाती है तो वो उसको बाधित करना चाहिए जो भी बेल कंडीशन उस पर लगाई जाती हैं। जब भी बेल ग्रांट की गई है तो कोर्ट्स को जो फ्रीडम के जो राइट्स हैं उसे कर्टेन किया जा सकता है सिर्फ इस एक्सटेंट पे जो कि बेल लगाने के लिए पर्याप्त हो, जो वारंटेड बाय द लॉ है। बेल कंडीशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि उसे फ्रस्ट्रेट कर दिया जाए, कि जो ऑर्डर ऑफ द बेल है वही फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल कोर्ट ने मतलब एग्जांपल दिया कि कोर्ट जो है वो एक कंडीशन पीरियडिकली लगा सकती है, एक कंडीशन लगा सकती है कि वो पीरियडिकली पुलिस स्टेशन या कोर्ट को रिपोर्ट करे और जब भी विदेश जाए बिना परमिशन लिए बिना ना जाए। अगर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड हैं तो कोर्ट जो है एक कंडीशन लगा सकती है, अक्यूज्ड को रोक सकती है किसी पर्टिकुलर एरिया में आने के लिए, ताकि जो प्रोसिक्यूशन और विटनेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन जो कंडीशन जो है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि पुलिस वो पुलिस को कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म करता रहे अपने मूवमेंट के बारे में कि एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पे जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो बेल कंडीशन का है वो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कांस्टेंट विजिल किया जाए, जो भी मूवमेंट्स हैं उसके अक्यूज्ड के। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं कंटिन्यूसली उसकी अंदर झांक नहीं सकती है उसकी जो प्राइवेट लाइफ के लिए। जो प्राइवेट लाइफ दी गई है अक्यूज्ड को उसकी प्राइवेट लाइफ के अंदर वो झांक नहीं सकती है। कोर्ट इस तरह की आर्बिट्ररी कंडीशन नहीं लगा सकती है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो प्राइवेसी अक्यूज्ड की वो वायलेट होगी, जो उसको अंदर आर्टिकल 21 के तहत उसे गारंटी दी गई है। अगर कांस्टेंट विजिल किया जाएगा हर मूवमेंट के बारे में, चाहे वो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए या कोई भी अदर पर्पस हो, तो इससे जो अक्यूज्ड के जो राइट्स हैं गारंटी की गई अंडर आर्टिकल के तहत 21 के तहत वो हनन होंगे, जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी होता है। तो रीजन जो है वो कि कांस्टेंट विजिल रहना अक्यूज्ड के ऊपर, इस तरह के ड्रास्टिक बेल कंडीशन लगाना, तो इससे क्या होगा, इस तरह अक्यूज्ड को एक प्रकार के किसी कन्फाइंड में रख लिया जाएगा जैसे कि वो उसे बेल दी गई हो। अगर बेल भी दी गई है उसके बेल का मतलब यही काउंटिंग है कि फ्रीडम होती है। अगर ये बार बार बताएगा तो इस तरह की कन्फाइनमेंट हो जाएगी उसकी, और कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए किस तरह की बेल की। अब कोर्ट ने कहा एक सेक्शन 441 सीआरपीसी सब पार्ट 2 क्या कहता है कि जो कंडीशन इंपोज करती है कोर्ट जब भी बेल ग्रांट करती है वो हमेशा इस तरह से इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए कि जो बेल बॉन्ड जो एग्जीक्यूट करता है अक्यूज्ड, और अक्यूज्ड को जो है वो कंडीशंस को बाउंड होगा जो भी इंपोज करेगी कोर्ट जब बेल ग्रांट करते समय। अगर अक्यूज्ड बेल की कंडीशन देते समय कोई भी बेल कंडीशन को ब्रीच करता है और या फिर कोई ऑफेंस करता है, तो कोर्ट के पास हमेशा पावर होगी
कि वो बेल को कैंसिल कर दे। अब कंडीशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जब भी बेल ग्रांट करे तब वो अक्यूज्ड है वो कंप्लाई ना करते, इसके लिए एक तरह की इम्पॉसिबिलिटी बन जाए इस कंडीशन को कंप्लाई करते समय। अगर इस तरह की कंडीशन लगाई जाएगी तो ये एक तरह के अक्यूज को बेल से डिप्राइव किया जा रहा है, जो कि जिसके लिए वो हकदार है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, अब इस चीज को एनालाइज किया, कंडीशन ऑफ ड्रॉपिंग पिन ऑन गूगल मैप। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा पहले हम इस कंडीशन को देख लेते हैं कि जो ड्रॉपिंग ऑफ द पिन ऑन गूगल मैप का मतलब मीन्स क्या था। ये इशू कंडीशन इंपोज की गई थी अपीलेंट को कि वो एक पिन जो है गूगल मैप पे ड्रॉप करेंगे, जिससे एक इंप्रेशन पता चलेगा कि कंडीशन जो है, जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, जो एनसीबी है, नेशनल कंट्रोल ब्यूरो है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, वो मॉनिटर करेगी मूवमेंट्स को अक्यूज्ड को ऑन रियल टाइम बेसिस पे। जो कोर्ट ने कहा ये एक वायलेशन होगा राइट टू प्राइवेसी अंदर जो गारंटी दी गई है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो अब यहाँ पे कहा इस टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझना चाहिए कि ड्रॉपिंग ऑफ द पिन ऑन गूगल मैप क्यों बताया गया है। इसलिए कोर्ट ने एक नोटिस भी भेजा गूगल एलएलसी को, जिसका एक ऑफिस था यूएसए में। उसके बेसिस पे एक जो अथॉराइज सिग्नेचरी थे गूगल एलएलसी के, उन्होंने अपना एक एफिडेविट फाइल किया। पैरा नंबर 5 to 10 जो एफिडेविट के थे कोर्ट ने यहाँ पर रीड किए। पैरा नंबर 5 क्या कहता था कि गूगल मैप जो है एक वेब है और एक वेब बेस्ड सर्विस है, जिससे यूजर्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं लोकल प्रोसेस को, और एक रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशंस हैं वो पता चलेंगी। जो रूट प्लानिंग होगी, जैसे जो कोई व्यक्ति फुट से ट्रैवल कर रहा है, या कार से चल रहा है, या बाइक से कर रहा है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, गूगल मैप जो है वो गूगल मैप असेस कर सकता है। गूगल मैप एप्लीकेशन जो है अवेलेबल होंगे मोबाइल्स पे और थोड़ा वेब ब्राउजर के तहत। अब वन फीचर जो पैरा नंबर 6 ये बताया है कि जो फीचर जो अवेलेबल था गूगल मैप का, कि एबिलिटी ऑफ द यूजर टू ड्रॉप पिन ऑन लोकेशन इन चूजिंग ऑन द मैप। तो कोर्ट ने फिर उसने मींस एफिडेविट में ये बताया था गूगल ने कि ड्रॉप पिन का अगर ड्रॉप करने से क्या होगा, यूजर जो है वो अपनी मार्क कर सकता है, आइडेंटिटी बता सकता है लोकेशन की मैप पे, बिना किसी असेस किए, यूजर लोकेशन डाटा को असेस किए बिना। तो यूजर जो होगा वो अपने पिन जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे या वेब ब्राउजर पे ड्रॉप कर सकता है। तो पिन ड्रॉप करते समय यूजर जो है वो प्रेस करेगा और डिजायर लोकेशन को मींस होल्ड करेगा, और पिन जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा मैप पे और मोबाइल एप्लीकेशन पे। और अगर डिजायर लोकेशन पर क्लिक किया जाएगा, सेकंड जब डिजायर लोकेशन पर क्लिक किया जाएगा ऑन द मैप और ऑन द वेब ब्राउजर। 7th पैराग्राफ में बताया है कि जो पिन को जब ड्रॉप किया जाएगा तो यूजर जब पिन ड्रॉप करेंगे तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकेशन ऑन द मैप के ऊपर। और गूगल मैप एप्लीकेशन हुआ या वेब ब्राउजर हुआ, यूजर ड्रॉपिंग द पिन जो होगा वो ऑप्ट करेंगे डायरेक्शंस जो होंगी, लोकेशन को मार्क करेंगे, लोकेशन को विद लेबल के साथ, और एक बिजनेस एड्रेस होगा लोकेशन का वो बताएंगे, और शेयर करेंगे लोकेशन ऑफ द यूजर का। तो पिन जो है वो आइडेंटिफाई करेगा और स्पेसिफिक लोकेशन जो चूज की जाएगी गूगल मैप पे वो आइडेंटिफाई करेगा। पिन जो है की आवश्यकता नहीं, मींस लोकेशन को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है जब यूजर और जो यूजर डिवाइस जो होगा वो लोकेटेड होगा एट द टाइम शेयरिंग ऑफ द पिन। तो पिन ड्रॉप करना और शेयर जो है वो नीड नॉट बी द रियल टाइम लोकेशन। कोर्ट ने एफिडेविट में ये बताया कि एक तरह का ये रियल टाइम नहीं होगा लोकेशन पे। गूगल मैप जो है वो यूजर को अलाउ करेगा कि वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, और वो थर्ड पार्टीज के साथ शेयर की जा सकती है, जो कि बताया गया था प्राइवेसी में। और तो ये सारा उन्होंने अपना एफिडेविट के बारे में बताया था। और फिर मेन मोटा पॉइंट ये निकाला था कि जो पिन लोकेशन जो होगा वो इससे नहीं पता चलेगा कि रियल टाइम ट्रैकिंग क्या है। यह बताया एफिडेविट में कि जो पिन लोकेशन जो है डज नॉट इनेबल दी रियल टाइम ट्रैकिंग। तो अब यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 10 पे कोर्ट ने कहा कि गूगल ये कहता है कि यूजर का फुल कंट्रोल होगा जब वो पिन को शेयर करेंगे विद अदर यूजर्स के साथ, और ये इस तरह का इम्पिंज नहीं होगा कि जब यूजर पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कहा गया कि पिन लोकेशन जो है वो रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं होगी, इसलिए जो कंडीशन होगी पिन ड्रॉप करने का वो कंप्लीटली रिडंडेंट हो जाता है, क्योंकि ये किसी प्रकार से हेल्प नहीं करेगा फर्स्ट रिस्पोंडेंट को। और इस तरह की फिर कोर्ट ने कहा कि बेल कंडीशन इंपोज करना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हर मूवमेंट का ट्रैक करना, टेक्नोलॉजी को अदरवाइज, तो ये एक तरह का वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी जो गारंटी किया गया अंडर आर्टिकल 21 के तहत। इस तरह की जो कंडीशन पिन ड्रॉप करना, इनकॉर्पोरेट करना बिना किसी कंडीशन कंसीडरिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट की ड्रॉपिंग का पिन का मकसद क्या है और रेलेवेंस क्या है, तो यहाँ पर
कहा कि एक किसी प्रकार की कंडीशन नहीं बन सकती है बेल की, और कंडीशन जो है उसको हमेशा इसको डिलीट कर देना चाहिए, और ऑर्डर इसलिए कोर्ट ने इसको ऑर्डर किया इस कंडीशन को डिलीट कर दो। कुछ केसेस में कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट ने कुछ सिमिलर कंडीशन भी लगाई है इस तरह की, लेकिन उन दो केसेस में कोर्ट जो है वो कॉल्ड अपॉन नहीं कर सकती कि इशू को डिसाइड करे और लीगलिटी क्या थी इस कंडीशन की। तो कोर्ट ने भी खुद कहा कि हम उस सब इश्यूज को डिसाइड नहीं कर सकते हैं जो अब इस पर भी पहले कोई कंडीशन लगाई गई है कोर्ट द्वारा। अब ये कंडीशन दूसरी थी कि कंडीशन फॉर फर्निशिंग सर्टिफिकेट ऑफ द एम्बेसी। तो यहाँ पर डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट लीगल कमेटी का, उसमें रिलाइड किया गया था हाई कोर्ट के डिसीजन में। पैरा नंबर 15 था, उसमें यह बताया गया था, पैरा प्रेयर थी पिटीशन की जो फाइल की गई थी कोर्ट में। पैरा नंबर 15 का बताया गया था कि मेन रीजन था जो मोटिवेटेड था सुप्रीम कोर्ट लीगल एड सोसाइटी का, कि उन्होंने पिटीशन फाइल की थी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कि एक डिले हो रहा है डिस्पोजल ऑफ केसेस में जो एक्ट जो में इन्वॉल्व है, स्पेशली तो फॉरेनर्स हैं। तो यहाँ पर रिलीफ क्लेम किया गया था, एक डायरेक्शन दिए गए थे जो फर्दर डिटेंशन ऑफ फॉरेनर्स के लिए जो कि जेल में लैंग्वेज कर रहे हैं, मींस जेल में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं काफी लंबे समय से, और अंडर ट्रायल्स हैं जिनका पीरियड जो 2 साल से ऊपर हो गया है, उनको बेल पे छोड़ देना, दे बी रिलीज्ड ऑन बेल। और फर्दर ये सबमिट किया था कि केसेस जो है उनको प्रायोरिटी पे सुना जाए, और जब पिटीशन जब आती है एडमिशन के तो ये पॉइंट किया जाता है कि इस तरह से मींस अंडर ट्रायल जो दूसरे कंट्री के जो सिटीजन्स हैं और फॉरेनर्स जो हैं मे नॉट बी परमिसिबल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस तरह की प्रायोरिटी दी जाएगी केसेस ऑफ फॉरेनर्स, तो इसका इफेक्ट ये फॉरेनर्स का होगा कि वो क्यू को जंप कर जाएंगे और स्लाइड डाउन द केसेस ऑफ सिटीजन, जो कई सिटीजन जो पुराने केसेस जो फेस कर रहे हैं कई सालों से पेंडिंग पड़े हैं। तो काउंसिल ने इमीडिएटली रियलाइज किया कि एक डिस्टिंक्शन जो है तो अगर ड्रॉन की जाएगी जो जिसमें इंडियन सिटीजन्स भी हैं, फर्दर डिले करना और प्रोसीजर जो है वो कंसिस्टेंट ना हो लॉ में, तो इसलिए कॉज लिस्ट को मींस परमिशन मांगी गई थी, कॉज लिस्ट को अमेंड किया जाए और प्रेयर क्लॉजेस पिटीशन थी उसको परमिट किया जाए। तो ये जजमेंट के कंटेंट्स थे उसको यहाँ पे लिखे थे। अब पैरा नंबर 15 था वो इशू किया गया था, उसमें यह बताया गया था कि अंडर ट्रायल जो अक्यूज्ड हैं जिनके पनिशमेंट 5 साल से है और लेस है और इस तरह के अंडर ट्रायल है, उनको बेल पे छोड़ दी जाए अगर वो जब तक कि वो आधा समय जो है पनिशमेंट का नहीं काट चुके हों जिसे उनको चार्ज किया गया हो, और अगर वो एक से ज्यादा ऑफेंसेस के ऊपर चार्ज किए गए हैं तो वो जिसमें ऑफेंसेस जिसकी हाईएस्ट पनिशमेंट है वो कंसीडर की जाएगी। लेकिन मैक्सिमम जो फाइन जो पनिशमेंट है वो 50% जो अमाउंट है, जो बेल अमाउंट है वो 50% अमाउंट होगा विद 2 श्योरिटीज फॉर लाइक दैट अमाउंट। अगर मैक्सिमम फाइन जो है अगर प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है तो बेल जो है वो स्पेशल जज की सेटिस्फेक्शन पे होगी विद 2 श्योरिटीज फॉर दैट अमाउंट। तो ये जजमेंट के कंटेंट्स थे वो यहाँ पर लिखे गए थे, और डायरेक्शंस से क्लॉजेस के 1, 2 और 3 के अंडर ट्रायल जो होगा उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा, तो वो अपना पासपोर्ट है वो डिपॉजिट करेंगे, और लर्नड जज स्पेशल कोर्ट में के तहत अगर वो उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर वो एफिडेविट फाइल करेंगे, जो भी स्पेशल जज है जैसा वो मुनासिब समझेंगे उसी अकॉर्डिंगली। बेनिफिट ये था कि ये सब बेनिफिट 2 और 3 जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे उन अक्यूज्ड पर्सन को, जो मींस अगर वो किसी प्रकार के एविडेंस को टेम्पर करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के। अगर कोई अंडर ट्रायल जो फॉरेनर्स हैं स्पेशल जज हैं वो उनके पासपोर्ट को इम्पाउंड कर लेंगे, और बल्कि एक इंसिस्ट भी करेंगे एक सर्टिफिकेट ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम द एम्बेसी हाई कमीशन, जिससे वो फॉरेनर अक्यूज जो है वो बिलोंग करते हैं और अक्यूज जो है वो कंट्री को छोड़ के नहीं जा सकते और हमेशा जो अपेयर होंगे स्पेशल कोर्ट के साथ जब भी उनकी आवश्यकता होगी। तो और अंडर ट्रायल जो है वो कंट्री को मींस एरिया को भी नहीं छोड़ेंगे जब जिसमें स्पेशल कोर्ट जो है कंस्टिट्यूट की गई है, जब तक कि वो स्पेशल लर्नर्स जज जो है वो परमिशन ना दें। तो इस तरह की वो कंडीशन थी वो बताई गई थी। पैरा नंबर 16 का था, उसमें ये बताया था कि जो अबव इंटेंशन ये थी कि एक 1 टाइम डायरेक्शन ये दिए गए थे कि अक्यूज पर्सन जो जेल में है और ट्रायल्स अभी डिले हो रहा है, और जबकि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे स्पेशल कोर्ट की पावर जो दी गई है बेल की अंडर आर्टिकल 37 ऑफ द एक्ट, स्पेशल जो कोर्ट जो है वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकती हैं
जो कि इस व्यू पर मद्देनजर देखते हुए कि इनऑर्डिनेट डिले नहीं होना चाहिए पेंडिंग केसेस का, और डायरेक्शंस दिए गए थे पैराग्राफ नंबर 15 को, उससे बताया गया था कि वन टाइम डायरेक्शंस थे वो ओनली सिर्फ वहीं पे एप्लीकेबल थे जो पेंडिंग केसेस थे अक्यूज्ड के, जो जेल में है, और जब जजमेंट आई हुई थी तब तक वो जेल में थे। तो और कंडीशन जो रिक्वायर की गई थी वो वन टाइम मेजर थी। पैराग्राफ नंबर 16 क्लेरिफाई करता है अगर बेल कंडीशन जो है स्पेशल कोर्ट में दी गई है विद ग्रीवेंसेस थी कि इनऑर्डिनेट डिले जो डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग केसेस के लिए, तो अब यहाँ पे बताया था कि ये एक आवश्यकता नहीं है कि हर केस में जब बेल दी जाती है अक्यूज्ड को एनडीपीएस एक्ट में, जो कि फॉरेन नेशन है और जब लॉन्ग इनकार्सिनेशन फेस कर रहे हैं जिनका 50% से ज्यादा मैक्सिमम सेंटेंस हो सके, तो कंडीशन ले कि वो सर्टिफिकेट ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम एम्बेसी हाई कमीशन से, जिसमें बताया गया। तो ये सब कहा कोर्ट ने कहा ये फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन कंडीशन इनकॉर्पोरेट भी कर दी जाती है और एप्लीकेशन अक्यूज्ड देता है कंसर्न एम्बेसी हाई कमीशन पे, वो डिक्लाइन कर दी जाएगी और एम्बेसी जो हाई कमीशन है वो सर्टिफिकेट नहीं इशू करेंगे विद द रीजनेबल टाइम विद इन द पीरियड ऑफ 7 डेज। तो कोर्ट हमेशा के पास जिनको जब 7 डेज के अंदर वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करते तो कोर्ट के पास पावर होगी इस तरह की कंडीशन को डिस्पेंस कर दें, मींस हटा दें। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट बाय द एम्बेसी हाई कमीशन जो है वो एक अक्यूज्ड की पावर से बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अक्यूज्ड की कंट्रोल में नहीं है इस तरह का, जो कि जिसको बेल दे दी गई है। और जब भी कोई एम्बेसी हाई कमीशन है वो ग्रांट नहीं करेगी सर्टिफिकेट रीजनेबल टाइम में एज जो बताया गया है अक्यूज्ड को, जो कि अदरवाइज वो इंटाइटल्ड है, तो उसको बेल डिनाई नहीं की जा सकती इस ग्राउंड पे, इस कंडीशन पे, जो कि वो अक्यूज्ड जो है वो कंप्लाई नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर द अक्यूज्ड टू कंप्लाई, और या फिर उसने कंप्लाई नहीं की हो तो कोर्ट के पास हमेशा पावर है कि इस तरह की कंडीशन को डिलीट कर दे। और अगर एम्बेसी हाई कमीशन अगर रिकॉर्ड कर लेती है रीजंस को डिनाइंग ऑफ द सर्टिफिकेट, और रीजंस जो हैं वो बेस्ड है एडवर्स कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ द मटेरियल, तो कोर्ट के पास हमेशा पावर होगी वो रीजंस को कंसीडर करे और रिकॉर्ड करे जब भी एप्लीकेशन को डिस्पेंस किया जाएगा इस कंडीशन के साथ कि आप इस सर्टिफिकेट लेकर आओ। तब भी कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एम्बेसी लिख देती है एडवर्स कंडीशन को, तब भी कोर्ट जो है उसको देखेगी, रिकॉर्ड करेगी और कंसीडर करेगी। तो कोर्ट हमेशा रिमेंबर रखे कि अक्यूज्ड का कोई राइट नहीं है कि वो कंपेल करे एम्बेसी हाई कमीशन को कि इस प्रकार का सर्टिफिकेट इशू करे। कई रीजंस होते हैं एडवर्सली रिकॉर्ड करने के जो कि वो बनते नहीं है कि इसको अक्यूज्ड को बेल डिनाई कर दी जाए जो इसको ऑलरेडी कोर्ट बेल दे चुकी है। तो इस सच केस में इंस्टेड ऑफ कंडीशन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, द कंडीशन की सरेंडरिंग द पासपोर्ट है वो रेगुलरली ओपन रहेगा कि कोर्ट जो अक्यूज्ड है वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दे, वो रेगुलरली रिपोर्ट करे लोकल पुलिस स्टेशन या ट्रायल कोर्ट को। इस तरह की कंडीशन आप इंपोज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फैक्ट्स को देखते हुए बेल जो है अपीलेंट को फर्स्ट ऑन द ग्राउंड की अपीलेंट जो है वो इम्प्लीकेट हुए हैं इस स्टेटमेंट, मींस इम्प्लीकेट जो अक्यूज्ड अपीलेंट अक्यूज्ड है उनको इम्प्लीकेट किया गया जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी सेक्शन 67 और एनडीपीएस एक्ट के तहत। और जो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनएडमिसिबल है इन व्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट कि इन द केस ऑफ तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की जजमेंट आई थी। तो जो बेल है वो ग्रांट की जाती है मेरिट्स के ऊपर, और सेकेंडली जो बेल है वो ग्रांट की जाती है कंडीशंस जो हैं इंपोज की गई हैं अंडर पैरा नंबर 15 ऑफ द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी का। अगर जो बेल ग्रांट की गई है मेरिट्स पर और रिलाई करते हुए डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट जो तूफान सिंह पे का जो जजमेंट आई थी, तो कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई रीजन नहीं बनता हाई कोर्ट का कि वो इस तरह की कंडीशंस इंपोज करें जो कि ऑनरस कंडीशंस हैं जो इनकॉर्पोरेट की गई थी सेक्शन 15 ऑफ द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी का। तो कोर्ट ने कहा इस व्यू को डिस्कशन देते हुए हम ये नतीजे पे पहुंचे हैं ये नेसेसरी नहीं है इस तरह के केस को लार्जर बेंच पे भेजा जाए कि वो रिकंसिडर करें इस कंडीशन नंबर 4 को, पैरा नंबर 15 और डिसीजन जो आया था सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी का। हमारी फाइंडिंग से के आधार पे दो कंडीशन जो मेंशन की गई थी, तो हम डायरेक्शन ये देते हैं कि दो कंडीशंस हैं जो दी गई हैं ऑर्डर के तहत कि बेल दी जाए अपीलेंट को, और सेकेंडली सर्टिफिकेट लिया जाए एम्बेसी हाई कमीशन पे, और ड्रॉपिंग अ पिन ऑफ गूगल मैप है। इस दोनों कंडीशन को हम यहाँ पर डिलीट करते हैं। और जो केस था उन्होंने कहा कि इसको लिस्ट करते हैं 15 जुलाई को फॉर फाइनल ऑर्डर्स जब आफ्टर कंसिडरिंग द कॉम्प्लायंसेस मेड बाय द अपीलेंट सो फार। तो ये ऑर्डर आया था 8 जुलाई 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।